5 से 10 साल पहले आपको काफी कम पर्याय मिलते थे निवेश करने के लिए, जैसे कि एफडी, पीपीएफ, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह। पर अभी आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं और इन ऑप्शंस में आपको 12 से 18% का रिटर्न मिलता है और इनमें कोई भी स्टॉक मार्केट की जोखिम भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या उनमें खामियां हैं, क्या उनमें अच्छी बातें हैं और क्या क्या जोखिम उनमें हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। और चलिए मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। आमतौर पर क्या होता है, मैं जैसे पहली बैच सप्लाई करूंगा, मुझे मारुति से उसकी पेमेंट 4 से 6 महीने बाद आएगी, यानी कि जो मेरे इनवॉइसेस है वो 4 से 6 महीने बाद जाके क्लियर होंगे। अब मान लीजिए मेरी पेमेंट 10 करोड़ रुपए की है और 10 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है और मैं 4 से 6 महीने वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी कंपनी भी चलानी है और मैं मारुति से भी पंगे नहीं ले सकता। तो ऐसे में मैं जाऊंगा मार्केट में और बोलूंगा कि मुझे डिस्काउंट देके बाकी के पैसे दे दो, और जैसे ही मेरी मारुति से पेमेंट आएगी वो सारे 10 करोड़ रुपए मैं उनको दे दूंगा। तो कुछ इसी तरीके से इनवॉइस डिस्काउंटिंग काम करता है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी कम से कम 50,000 रुपए से। अब भारत में ना इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि क्रेडेक्स, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट, RXIL वगैरह वगैरह, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स आरबीआई रेगुलेट करता है। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर आप 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपका जो पैसा है वो आपको 30 से 90 दिन के लिए निवेश करने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जोखिमों के बारे में। तो सबसे पहली जोखिम ऐसी है कि स्टॉक मार्केट की तरह इन इनवॉइसेस को आप किसी दूसरे मार्केट में बेच नहीं सकते, तो आपको लिक्विडिटी का हमेशा इशू रहेगा, यानी कि अगर मैच्योरिटी पहले ही आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो ऐसे में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी परेशानी ऐसी है कि मान लो अगर जहां से पेमेंट आनी है उन्होंने थोड़ी सी देरी कर दी, तो ऐसे केस में भी आपको पैसे मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, या फिर ऐसा हो जाए कि उन्होंने अगर पेमेंट डिफॉल्ट ही कर दिया, यानी कि पेमेंट दिया ही नहीं, तो फिर आपका पूरा पैसा फंस जाएगा। पर ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, काफी सारी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो, पर फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। तो दूसरा ऑप्शन है असेट लीजिंग का। अब मान लीजिए आप घर पर कोई कार या फिर बाइक पड़ी हुई है और कोई कंपनी आपको आके बोलती है कि हमें 2 साल के लिए ये गाड़ी या फिर ये बाइक दे दो और इसके बदले हम आपको हर महीने किराया देंगे, तो इसको बोलते हैं असेट लीजिंग। अब इंडिया में असेट लीजिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्रिप इन्वेस्ट। अब चलिए बताता हूँ ग्रिप इन्वेस्ट काम कैसे करता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी को 10 गाड़ियों की जरूरत है, तो यहाँ पर ग्रिप इन्वेस्ट बीच में आके बोलेगा कि हम लोग वो 10 गाड़ी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ग्रिप इन्वेस्ट जो है वो आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करेगा और वो 10 गाड़ियां खरीदेगा। उसके बाद जब कंपनी से पेमेंट आएगी तब ग्रिप इन्वेस्ट अपना थोड़ा सा हिस्सा रख के बाकी का सब पैसा इन्वेस्टर्स में बांट देगा। ग्रिप इन्वेस्ट के अनुसार आपको 16 से 20% के आसपास रिटर्न मिलता है, पर मेरे अनुभव में आपको ये 12 से 13% के रिटर्न देते हैं, सारे फीस वगैरह एडजस्ट करने के बाद। अब अगर बात करें जोखिमों के बारे में, तो सबसे पहली जोखिम यही है कि आरबीआई और सेबी दोनों भी इस चीज को रेगुलेट नहीं करते, और दूसरी जोखिम ऐसी है कि मान लीजिए आपने जो भी एसेट उनको दिया है उसकी 2 साल के बाद इतनी ज्यादा डिप्रिसिएशन हो जाए कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी वही रिकवर ना हो पाए। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपको निवेश करने के लिए 3 पर्याय मिलते हैं, रीट्स, बाइंग फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि खुद जाके वो फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर फ्रैक्शनल इन्वेस्ट। अब पहले 2 के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि आपको पता है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उनके जो रेट होते हैं वो काफी ज्यादा होता है, पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग में आप पूरी प्रॉपर्टी ना खरीद के तो थोड़ा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है तो आप उसमें 40 लाख रुपए डाल के उसका 20% हिस्सा भी खरीद सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि 80% हिस्सा कौन खरीदेगा, तो ऐसे में कंपनी आती है प्रॉपर्टी शेयर, एचबिट्स या फिर यील्डवाइज एक्स। अब ये लोग आपके लिए काम काफी आसान कर देते हैं क्योंकि सारा काम ये लोग देखते हैं, जैसे कि पेपर वर्क, मेंटेनेंस या फिर ऑपरेशंस वगैरह, और इसके बदले ये आपसे बस एक छोटी सी फीस लेते। अब फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के लिए आपको 10 से 15 लाख निवेश करने पड़ते हैं और उसके बदले आपको 15 से 17% का रिटर्न मिल जाता है। अब इसमें 2 जोखिम है। सबसे पहले इसको सेबी या फिर आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है और इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब सेबी जो है वो इसको रेगुलेट करने का सोच रहा है और तब तक ये जो ऑप्शन है ये रिस्की रहे। अब चौथा ऑप्शन है P2P लेंडिंग। अब मुझे पता है कि इसके बारे में काफी सारे लोगों ने सुना होगा, और P2P लेंडिंग में आपको 12% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब भारत में P2P इन्वेस्टिंग के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पहले से अवेलेबल है, जैसे कि लेनदेन क्लब, लिक्विलोन्स, भारत पे, क्रेड, फेयरसेंट। और फेयरसेंट जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि उसके जो एनपीएस है वो 10% के आसपास है, और जो लेनदेन क्लब है उसके एनपीएस कुछ 3% के अराउंड है, और जो बाकी के भारत पे, क्रेड या फिर मोबिक्विक, उन सब के जो एनपीएस है वो बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए बात करते हैं इसमें होने वाले जोखिमों के बारे में। तो सबसे पहली जोखिम यही है कि फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की तरह इसको भी आरबीआई या फिर सेबी रेगुलेट नहीं करता है, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ओपाक्यूनेस है वो काफी ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। अब मोटे तौर पर आपको पता है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग जब आप कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी से आपको पेमेंट आने वाला है, यानी कि किस कंपनी की इनवॉइसेस है। जब आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर रहे हो तब आपको पता है कि आपने किस प्रॉपर्टी में निवेश किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपके पैसे जा कहाँ रहा है, और उस पैसे को वापस करने के लिए कोई गारंटी भी नहीं देता, और ये सबसे डरावनी चीज मुझे लगती है। तो बाकी ऑप्शंस की तुलना में इसमें जो जोखिम है वो थोड़ी ज्यादा है। अब 5वां ऑप्शन है रिन्यूएबल इन्वेस्टिंग। अब इसमें आप किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के सोलर पैनल में निवेश करके एक फिक्स मंथली इनकम ले सकते हो और ऊपर से 12 से 15% का रिटर्न भी कमा सकते हो। और भारत में अभी 2 प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से आप ये कर सकते हो, ग्रिप इन्वेस्ट और सस्टवेस्ट, और इसको ना आप कम से कम 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उनके
इनके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, फाइनेंशियल्स, लाइसेंस वगैरह सब चेक करके फिर आप अपने निर्णय ले सकते हो। अगर बात करें जोखिमों के बारे में, तो सबसे पहले जोखिम यही है कि आरबीआई और सेबी इसको रेगुलेट नहीं करते। दूसरी जोखिम ऐसी है कि किसी भी कारणवश अगर कमर्शियल बिल्डिंग वालों ने बिजली का बिल नहीं दिया तो आपकी महीने की जो इनकम है वो खत्म हो जाएगी। तो अब तक हमने 5 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। अब मैं बताता हूँ इनमें से मेरा कौन सा फेवरेट है। तो सबसे पहला है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, क्योंकि इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, और दूसरा है एसेट लीजिंग, क्योंकि इसमें कुछ एसेट्स की जिम्मेदारी ली गई है। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं इनमें से किसी एक ऑप्शन में निवेश करके देखूंगा। और अगर आप भी निवेश करना चाहते हो तो प्लीज पहले थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और उसके बाद जाके निवेश। अब आखिरी ऑप्शन है फार्मलैंड इन्वेस्ट। इसके अंदर आपको 15% का फिक्स रिटर्न मिलता है और वो भी टैक्स फ्री। अब सच बताओ तो ये ऑप्शन काफी बढ़िया है और इसीलिए इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब आखिरी बात, अगर आपने इसमें से किसी भी एक ऑप्शन में निवेश किया है तो मुझे अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आपका अनुभव सुनने में।